थैंक यू दी, हमें इतना समय देने के लिए। आपके पास समय नहीं था, फिर भी आपने टाइम निकाला। और बहुत अच्छा लग रहा है कि आपसे ये बात करने का मौका मिला इस विषय में, कि आप इतना काम कर रही हैं सोशल मीडिया पर। लेकिन हम अपने दर्शकों को हमें बताइए कि सोशल मीडिया मैटर जो है वो काम क्या करता है। थैंक यू आरती, मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं आज जंगल बटरफ्लाइज के लिए इंटरव्यू दे रही हूँ। मेरे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है बेसिकली, जहाँ पे मुझे अपना काम बताने का मौका मिल रहा है। तो सोशल एंड मीडिया मैटर्स जो है एक संस्था है जो कि डिजिटल लिटरेसी के ऊपर काम करती है। हमने 2018 में अपनी संस्था को स्टैब्लिश किया था। और उससे पहले ही हम लोग जो है ऑनलाइन सेफ्टी के ऊपर पूरे भारत में काम कर रहे थे, कॉलेज के बच्चों के साथ। परंतु जैसे पैंडेमिक आया तो पैंडेमिक में पता लगा कि बच्चे और बड़े लोग जो हैं उन लोग को भी इसकी जरूरत है, क्योंकि जो ऑनलाइन सेफ्टी के कंसर्न्स थे वो बढ़ते जा रहे थे। एब्यूज हार्म जो थे वो बढ़ते जा रहे थे। और जो ट्रेंड्स थे साइबर एब्यूज के, वो उसका जो चलन था वो अलग ही दौर पे था। फाइनेंशियल स्कैम होने लगे, बड़े लोगों के साथ सेक्सटॉर्शन होने लगा, यूथ के साथ जो है उनका ऑनलाइन डेटिंग प्लेटफॉर्म्स के जरिए उनके जो है स्कैम्स बढ़ने लगे। तो स्कैम्स बहुत ज्यादा बढ़ने लग गए थे। और तमाम ये बात है कि मतलब हम लोग जो सोचते थे कि ऑनलाइन सेफ्टी में सिर्फ हमें ये जानना जरूरी है कि हम अपने आप को कैसे बचाएं, पर अब जरूरी होगा कि हम दूसरे को भी कैसे बचाएं। हम्म। ऑनलाइन स्पेसेस में हमें लगता है कि किसी के साथ कोई अनहोनी हो रही है, हम उसको कैसे बचाएं। अपने आप को बचाने के तो तौर तरीके कुछ ना कुछ हद तक समझ में आते हैं, पर हम्म। साथ ही साथ दूसरे को भी कैसे बचाएं वो भी समझना बहुत जरूरी है। और बिल्कुल। साथ में ये समझना कि हमारे डिजिटल राइट्स क्या हैं। जब डिजिटल राइट्स आते हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती हैं। तो ये सब जब हम एक साथ इसको जोड़ देते हैं तो हम इसको समझने लगते हैं कि डिजिटल वर्ल्ड में हम लोग की क्या क्या भूमियां हो सकती हैं, हम किस तरीके से इन सब चीजों को देख सकते हैं, हमारे नजरिया क्या है, हम किस पर्पस के लिए उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग ने अपनी संस्था को इस्टेब्लिश किया। और हम लोग जो है पूरे भारत में काम करते हैं, बच्चों के साथ, बच्चों से लेके बड़ों के साथ, सब तक हम सबसे हम लोग काम करते हैं। हम लोग रिसर्च करते हैं। रिसर्च में हम लोग जानते हैं कि क्या बच्चे समझते हैं इंटरनेट स्पेस को, जब सोशल मीडिया यूज करते हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, तो उनकी उनकी क्या सोच रहती है, वो किस तरीके से उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। इंडिया के पर्सपेक्टिव से हम लोग जो है जितनी बड़ी कंपनियां हैं, जिसको हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप हम लोग जो ये चलाते हैं, इन लोग को हम लोग जो है सुझाव देते हैं कि हमारा जमीनी स्तर पे भारत क्या बोल रहा है। तो उनसे समझ के हम लोग इनको पॉलिसी रिकमेंडेशंस देते हैं कि ये आपको भारत के पर्सपेक्टिव से सोचना चाहिए। हम्म। साथ ही साथ में क्योंकि एक बहुत बड़ा गैप हो जाता है, अ, सारे लोग जो है जमीनी स्तर पे काम नहीं कर पाते हैं, हर किसी का रीच नहीं होता है। हमने अपना काम कर करके जो है एक नेटवर्क बनाया है स्कूल कॉलेजेस में, संस्थाओं के साथ जिनके साथ हम लोग काम करते हैं, जहां जहां यहाँ पे भी जाते हैं। तो ऐसे करते करते हम लोग ने अपने नाम को स्थापित किया है। और आज जो है हम लोग को 5 साल हो चुके हैं। और 5 साल तो सोशल एंड मीडिया मैटर्स को स्थापित करते हुए हैं, पर उससे पहले ही मतलब लगभग 10 साल से ऊपर हो गए कि हम लोग इस स्पेस में काम कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा लगा, कॉन्ग्रेचुलेशन, 5 साल पूरा हो गया है। इतना उस पे इतना आप काम कर रही हैं। लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगी आपके बारे में कि क्योंकि ये बहुत बड़ा मुहिम है और इसके बारे में उतना लोग नहीं सोचते हैं, इस पे काम नहीं करते हैं। लेकिन आपका क्या इंस्पिरेशन रहा कि आपने क्यों स्टार्ट किया इसको, सोशल मीडिया मैटर्स को? आप उसके पीछे क्या कहानी है आपकी, ये मैं जानना चाहूंगी। कहानी सोचने वाली है, और बिल्कुल जाहिर सी बात है, बताना भी चाहिए। मैंने अपना जो करियर शुरू किया था वो महिलाओं के मुद्दों पे शुरू किया था। और महिलाओं के मुद्दों को देखते देखते किस तरीके से घरेलू हिंसा होती थी, किस तरीके से अलग अलग प्रकार की हिंसाएं लड़कियों के साथ और औरतों के साथ होती थी। तो मेरी पढ़ाई लिखाई भी उसी में है। मैंने जेंडर स्टडीज किया अपना अंबेडकर यूनिवर्सिटी से। तो कुछ ना कुछ जो है वो पढ़ते पढ़ते अपने अंदर ही आ गया कि हमको क्या महिलाओं और लड़कियों के लिए स्पेशली करना चाहिए, क्योंकि जब रेप के केसेस बढ़ने लगे थे, जब निर्भया कांड हुआ था, तो एक बहुत बड़ा वेव आया था कि महिलाओं को और लड़कियों को सुरक्षित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट तभी के तभी बनने शुरू हो गए थे।
तो ऐसे करते करते जब हम महिलाओं को एक दर्जा भी देते हैं समाज में, साथ ही साथ हम लोग महिलाओं का जो स्टेटस है वो भी गिराने लगते हैं। हम्म। तो हमें उस चीज को देखना पड़ेगा। हम लोग लड़कियों, बहुत सारे कैंपेन सरकार ने चलाए, बेटी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, शिक्षा के ऊपर चलाया, सुरक्षा के ऊपर चलाया, पर अंत में क्या हुआ? फिर भी वो लड़ाई हम लोग आज भी लड़ रहे हैं। बिल्कुल। इस लड़ाई को लड़ने के लिए जो है, हम लोग, अकेला इंसान तो नहीं कर सकता, जाहिर सी बात है, पर ये है कि जब हम लोग साथ में चलते हैं, लड़के लड़कियां, बच्चे बच्चे बच्चियां, महिला पुरुष जब साथ इकट्ठे एकजुट हो जाते हैं, तब हम उस बदलाव की बात करते हैं। तो इस बदलाव को करने के लिए जो मैंने पढ़ाई करी उसका बहुत बड़ा योगदान है। और आज जो है, हम जो मेरा इंस्पिरेशन रहा ये कि मुझे कहीं ना कहीं महिलाओं और लड़कियों को सुरक्षित करना है। ऑफलाइन कर रही थी, पर जब ऑनलाइन स्कैम्स बनने लगे, ऑनलाइन स्पेस में काम करने लगी, तो वो मुद्दा वही रहा। पर ये है कि जेंडर और टेक्नोलॉजी दोनों मर्ज हो गए। तो ये दो कॉन्सेप्ट्स को जब मैंने मर्ज किया, तो मुझे लगा कि महिलाएं जो है ऑनलाइन भी सुरक्षित नहीं है, हम्म। क्योंकि बहुत सारे तरीके के जो है केसेस आने लगे महिलाओं के ऊपर। फेक प्रोफाइल्स बनने लगी, फेक प्रोफाइल्स बनते बनते किस तरीके से गलत लोगों के साथ रिश्ते बनने लगे, जो लोग हरास कर रहे थे वो बढ़ने लगा, हरासमेंट एक तरीके से बढ़ने लगा। तो ये जो है मेरा एक इंस्पिरेशन सोच रहा है कि मुझे महिलाओं और लड़कियों को, ऑनलाइन स्पेस हो या ऑफलाइन स्पेस हो, उनको सुरक्षित रखने के तौर तरीके देखने हैं। समस्या तो समस्या बदलती चली गई, ऑफलाइन से ऑनलाइन आ गई, पर टारगेट ग्रुप अभी भी वही रहा। पर ये करने के लिए जो है, मैंने कुछ प्रोग्राम्स भी लीड किए जो कि मेन एंड बॉयज के ऊपर थे, उनको सेंसिटाइज करने के लिए। पर आज जो है, हम लोग जब देखते हैं कि बच्चों को सेंसिटिविटी के साथ साथ हमें डिजिटल लिटरेसी भी अब देनी पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है दिमाग एक, मतलब फितूर रहता है कि हम क्या गड़बड़ करें। तो वो गड़बड़ बचाने के लिए हमें वो सेंसिटिविटी रखनी पड़ेगी। और यही इंस्पिरेशन रहा है कि जो लीडर्स हैं इस स्पेस में, उनसे पढ़ते समझते, उनसे बात करते करते आज मैं इस मुकाम पे पहुंची हूँ कि मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, चाहे वो मैं वॉलंटरी करूँ, और क्योंकि मैं सोशल मीडिया मैटर्स में केसेस भी हैंडल करती हूँ, तो कहीं ना कहीं उसमें भी मेरा टाइम जाता है कि मैं उनको किस तरीके से पहले प्रोटेक्शन दिलवा सकूं। जी, तो इसमें मैं ये पूछूंगी कि जैसे कि आपने बोला कि आप वर्कशॉप वगैरह करते रहते हैं और ये सारा कुछ आप उसमें कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो आप इतनी सारी वर्कशॉप्स लेती हैं और बहुत सारे लोगों से आप बात करती हैं, तो उसमें आपको क्या सीखने को मिलता है? क्या लर्न करती हैं आप? जैसे बोलते हैं ना, हर सुबह एक नई सुबह होती है, वैसे ही मेरी हर एक वर्कशॉप एक नई वर्कशॉप होती है। तो जब भी मैं कहीं पे भी जाऊं वर्कशॉप करने के लिए, बहुत सारी खलबली भी मची रहती है कि आज क्या प्रश्न आएंगे बच्चों की तरफ से, क्योंकि हर एक वर्कशॉप में नए प्रश्न सुनने को मिलते हैं। चाहे मैं चौथी क्लास के बच्चे से इंटरेक्ट कर रही हूँ, चाहे वो छठवीं का हो, चाहे वो 10वीं का हो, चाहे वो 12वीं का हो, किसी भी क्लास का बच्चा हो, चाहे वो कॉलेज की क्यों ना हो, हम्म। एक दिमाग में थॉट रहता है कि आज बच्चा क्या सवाल पूछ सकता है, या आज बच्चे क्या सवाल पूछ सकते हैं। तो ये जो एक जो लर्निंग फेज होता है ना, एक लर्निंग कर्व जो रहता है, वो हमेशा एक एक्टिव रहता है। तो सीखने के लिए तो बहुत कुछ होता है कि आप बच्चों से क्या सीख के जा रहे हो, बहुत कुछ होता है उसमें। परंतु ये है कि हर बार आपको मतलब मुझे एक ट्रेंड समझने को मिलता है, क्योंकि हम लोग पूरे भारत में काम करते हैं। तो जब भी मैं किसी भी भारत के किसी भी कोने में जाती हूँ, उसमें बच्चे की समस्या को सुनने के बाद उसको सुझाव देने के लिए एक वो रहता है कि मैं गुजरात में बच्चे को क्या बोलूं, या मैं राजस्थान में बच्चे को क्या बोलूं, या अगर मैं मध्य प्रदेश में जा रही हूँ तो मैं उस बच्चे को क्या बोलूं, बिकॉज उनका जो डेमोग्राफिक जोन है, उनका जो कल्चरल एस्पेक्ट्स रहते हैं, वो बहुत ही अलग होते हैं। 36 भागों में हमारा भारत बटा हुआ है, तो 36 तो कल्चर तो ब्रॉड है ही। हाँ। पर जब वो उसके अंदर में जो गुड बने हुए हैं, उनको जब हम देखते हैं, लर्निंग एस्पेक्ट मेरा यही रहता है कि मैं आज इनसे क्या सीख के जा रही हूँ। और वो ये रहता है कि किस तरीके से हम लोग
कुछ चीजों को अडॉप्ट कर सकते हैं इन बच्चों के हम्म, डेली रूटीन से, क्योंकि बच्चे भी हैं, कुछ क्रिएटिव थॉट्स लेकर आते हैं। जब वो क्रिएटिव थॉट्स लेकर आते हैं तो आप उनको जब अपनी वर्कशॉप्स में इम्प्लीमेंट करते हो तो उसका रिस्पॉन्स ज्यादा अच्छा मिलता है। अच्छा, बहुत अच्छा है आपका एक्सपीरियंस कि जिस तरीके से आप सीखते हैं, लोगों लोगों से आप खुद वर्कशॉप कर रही हैं और उन्हीं से आप सीख रही हैं। और मैं नेक्स्ट ये जानना चाहूंगी कि इतने 5 साल जैसे होने जा रहा है, तो यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? देखो, समस्याएं तो बहुत सारी होती हैं। जब भी कोई आप अपना काम शुरू करते हो या आप कोई भी काम करते हो, समस्याएं बहुत सारी होती हैं। पर हम हमेशा समस्या को लेके नहीं चल सकते, क्योंकि हम्म, प्रॉब्लम को एड्रेस करने के तो बहुत सारे तरीके हैं, पर हम उनकी सॉल्यूशंस को क्या देखते हैं। तो हमें आज के टाइम में सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच रखना चाहिए। प्रॉब्लम तो इतने सालों से डिस्कस हो ही रहा है। हम्म, हर कोई बस प्रॉब्लम को ही बताता है कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, पैसा नहीं है, लोग नहीं है, लोग काम करने के लिए नहीं है, उतना ट्रस्ट नहीं है, तमाम बातें उठती हैं। पर हम उसका सॉल्यूशन क्या देख सकते हैं, हमें वो सोचना चाहिए अब। बिल्कुल। तो सॉल्यूशन बनाने के लिए ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है, ह्यूमन रिसोर्स लगता है, लोग लगते हैं, पैसा लगता है, समय लगता है। तो चैलेंजेस तो बहुत सारे रहते हैं, पर साथ में अपॉर्चुनिटीज भी रहती हैं। लोगों से बात करना, मिलना, उनसे सीखना, उनसे समझना। तो जब अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस को हम साथ में रखते हैं तो लगता है कि इतने सारे चैलेंजेस एक्चुअली में नहीं भी हैं। ठीक है आपको, क्योंकि वो उन चैलेंजेस से आपको अपॉर्चुनिटीज भी मिल रही हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो चैलेंजेस की अगर मैं बात करूं तो हाँ, एक अपने आप को लोगों के सामने रखना, एक अपना नाम बनाना, वो चैलेंज होता है, क्योंकि सामने वाले को कन्विंस करना एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता टास्क है होता है, कि बिल्कुल। आप क्या काम कर रहे हो उसमें फेथ बनाना। आप इस समाज में जो अपना काम कर रहे हो, किस नजरिए से कर रहे हो उसको, आपका क्या मोटिव है, वो सब लोगों को समझाना, उसमें समय लगता है। पर ये भी साथ में ये भी लोग कहते हैं कि आजकल इतना टाइम नहीं है कि आप इतना समय दे सको। पर जब आप एक संस्था खोलते हो और उसमें अपना नाम बनाना चाहते हो तो वो आपको समय देना पड़ता देना है। पड़ेगा, तो बिल्कुल। ये चैलेंज आता है। पर इन चैलेंजेस के साथ जैसे मैंने बोला, अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं। जब आप 10 लोगों से मिलते हो तो आप उनको अपॉर्चुनिटी समझ के अपने चैलेंजेस को ओवरकम करते हो। बिल्कुल। और हाल ही में अभी जब आप अमेरिका होकर के आई हैं, तो वहां पे जो बातचीत हुई आपकी उनके साथ, तो उसका क्या अनुभव रहा आपका? अमेरिका जाना मेरा मतलब पहली बार था ये। और 2023 में मैं जहां भी इंटरनेशनल गई वो सब मेरा पहली बार था। सिंगापुर गई, भूटान गई, अमेरिका गई। तो ये सब जो था मेरा पहली बार जाना हुआ। और अमेरिका जो था वो मेरा एक बहुत बड़ी मेरी अपॉर्चुनिटी थी। अमेरिका जाने की खुशी अलग थी, बट जब वो उसका इनविटेशन आया था कि आपको इस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया गया है ऑन अ पैनल, उसकी खुशी 10x थी। कि इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस, जो कि अमेरिका में एक संस्था है, फैमिली ऑनलाइन सेफ्टी इंस्टीट्यूट, जो कि बच्चों के साथ ऑनलाइन सेफ्टी और पेरेंट्स के साथ काम करते हैं, टीचर्स के साथ काम करते हैं। हम्म, उन्होंने अपनी एनुअल कॉन्फ्रेंस पे मुझे बुलाया है पैनल के लिए। तो मतलब इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी अभी तक मेरे को नहीं लगता कि मैं उसको समझ पाई हूँ। पर ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, एंड साथ में हर हर कोई चाहता है कि अमेरिका होकर आए। होकर के आए। तो इसमें जो वहां पे बेसिकली वो कॉन्फ्रेंस थी वो ये था कि इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से जो हम लोग इंडिया में काम कर रहे हैं ऑनलाइन सेफ्टी के ऊपर, उसके बारे में मुझे बात करनी थी। और मैंने बताया कि किस तरीके से इंडिया में ऑनलाइन सेफ्टी जो है एक कर्व पे है। और क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है आज के टाइम में, तो वहाँ पे एवेन्यूज भी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। और जो मेरा डिस्कशन था वो ये था कि हम लोग जब ऑनलाइन ऑन ग्राउंड काम करते हैं तो हम लोग को क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कई बार ये चुनौतियां छोटी भी होती हैं और कई बार ये बड़ी भी होती हैं। पर किस तरीके से हम लोग जब साथ में मिलकर काम करते हैं तो वो चुनौतियों को हम लोग कम कर सकते हैं। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मल्टी स्टेक होल्डर ग्रुप्स जब हैं, जहाँ पे हम पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करते हैं। जब हम बच्चों के लिए बात करते हैं तो जाहिर सी बात है हमें बच्चों को भी इन्वॉल्व करना चाहिए।
बहुत सारे काम होते हैं जिनमें उनको इन्वॉल्व नहीं किया जाता, तो हम लोग उनको सुन के जो है अपने काम को आगे बताते हैं। तो ये अमेरिका में मैंने अपने काम के बारे में बताया, तो उसका एक्सपीरियंस जो रहा मेरा, वो यही था कि हर किसी को एक बार जरूर जाना चाहिए, देखना चाहिए कि किस तरीके से अमेरिका के लोग काम कर रहे हैं। और मैं ये नहीं कहूंगी कि भारत में लोग काम नहीं कर रहे, बहुत बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। पर एक ये होता है कि आपको एक एक्सपोजर मिलता है, एक्सपोजर एक्सपोजर से आप लोग कुछ सीखते ही हो। जैसे आपके प्रोग्राम में जैसे आपने बताया कि पेरेंट्स को भी आप इन्वॉल्व करते हैं कि सोशल मीडिया मैटर्स को आपको अपने बच्चों को कैसे ध्यान रखना चाहिए उससे। लेकिन हमारे यहाँ पे समस्या ये होता है कि जैसे गाँव में जो माएँ हैं या पिता हैं, उन लोगों को मोबाइल का ऐसा कोई मालूम नहीं होता है कि कैसे इस्तेमाल करना है इस तरीके से। तो उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अगर बच्चे बच्चे भी हैं और माता-पिता भी हैं, तो उनको किस तरीके के बातों पर ध्यान देना चाहिए? तो पहली बात यह है कि जब भी हम अपने हाथ में मोबाइल उठाते हैं तो हमें उसको सिक्योरिटी चेक करना चाहिए। मोबाइल में हम लोग गेम्स खेलते हैं, बच्चे लोग अधिकतर घरों में। कई बार जब एक मोबाइल होता है तो माँ बाप बच्चे जो है एक ही मोबाइल, एक ही जरिए से अपने रिसोर्सेस को एक्सेस कर पाते हैं। तो आजकल जो एल्गोरिथम है जिसकी हम बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ चुका है। एल्गोरिथम जो है हम लोग के स्क्रीनिंग पे और हमारे सर्फिंग पे डिपेंड करता है। अगर हम यूट्यूब से कोई वीडियो देख रहे हैं, अगर माँ खाना बनाने का देख रही है और पिताजी कोई फिल्म देख रहे हैं और बच्चा कोई गेम खेल रहा है या वो अपनी कोई वीडियो देख रहा है, तो एल्गोरिथम भी उस तरीके से बन जाता है। तो सबसे पहली बात हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारा डिवाइस क्या है, तो उसमें हमें अपने सेफ्टी मेजर्स को देखना चाहिए। आजकल बहुत सारे सेफ्टी रिसोर्सेज आ चुके हैं, जैसे कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, ठीक है। सिक्योरिटी चेक्स की एप्लीकेशंस आ चुकी हैं कि आपके फोन में कोई ऐसा तो माध्यम नहीं है जिससे कि आपका डेटा लॉस हो जाए, ठीक है। तो सिक्योरिटी चेक रखने के लिए उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में जब हम लोग ऑनलाइन अपने अकाउंट्स बनाते हैं, चाहे वो फेसबुक पे हो, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो, चाहे व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, उस पे भी बहुत सारे सेफ्टी मेजर्स हैं, उनको एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे कि कहाँ कहाँ हमारा डिवाइस लॉग्ड इन है उसको देखें, क्योंकि कई बार जब अकाउंट हैक हो जाता है हमें नहीं पता चलता कि वो नहीं पता कहाँ से चलता। हैक हुआ है। हुँ, हुँ। तो ये जब हम चीजों को ध्यान रखते हैं और टाइम टू टाइम करते रहें, ऐसा नहीं है कि आज किया तो हम अब 4 साल बाद करेंगे, तो उसको मतलब एक रूटीन में बना लेना चाहिए कि हम लोग के 3 महीने में, 2 महीने में हम लोग इसका चेक करते रहें। और साथ में जो है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में एजुकेशन, हुँ, डिजिटल लिटरेसी की जो हम बात करते हैं वो होनी बहुत जरूरी है। आजकल बच्चे जो हैं अपने पेरेंट्स से एडवांस चलते हैं क्योंकि हुँ, उनको डिजिटल डिवाइसेस एक्सेस करने आते हैं, पेरेंट्स को नहीं पता हुँ। होता, तो इसलिए वो समझा भी नहीं पाते अपने बच्चों को कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जहां तक की बात है कि आप जो बोल रहे हो कि पेरेंट्स को नहीं पता होता, वहां पे हम लोग को ये जोर डालना चाहिए कि हम लोग पेरेंट्स को साथ में कैसे एजुकेट कर सकते हैं। जी, जी। बच्चों को पेरेंट्स को साथ में बिठा के बात करें हुँ। कि ये एक माध्यम है अपनी इंफॉर्मेशन को गेन करने का। ऐसा ना हो कि हम लोग टेक्नोलॉजी जो है हमें इस्तेमाल करने लगे, हमें टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना है, तो उधर हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हम लोग किस तरीके से इसका इस्तेमाल करें। जिस इस तरीके से इतने और सोशल मीडिया की वजह से जो फ्रॉड वगैरह इतने होते हैं या बैंक के फोन के थ्रू जो होते हैं कॉल्स, रॉन्ग कॉल्स वगैरह आते हैं, ओटीपी मांगे जाते हैं, तो ऐसे गांव में तो उनको कोई आइडिया नहीं होता है कि कहीं से भी कॉल आया और बहकावे इस तरीके से किया तो वो तुरंत ओटीपी वगैरह दे देंगे ऐसे। तो हम अगर लड़कियां इन सब काम को करने के लिए कि गांव में जागरूक फैलाने के लिए लड़कियां अगर आना चाहती है इस पे कैसे हाउ टू एक्सपैंड इट, कैसे ट्रेन कर सकते हैं हम लड़कियों को इस चीज के लिए? बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि हम लोग जो है गांव के लोगों से ही वो जागरूकता बनवाएं। तो कैंपेन्स चलते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, जो हम लोग खुद सोशल मीडिया मैटर्स में हम लोग करवाते हैं और करते भी हैं। यहाँ पे हम लोग जैसे बच्चों को इकट्ठा करके उनको बेसिक ट्रेनिंग देते हैं कि जब आप फोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो फोन इस्तेमाल करने
कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, पहले तो इसको समझना पड़ेगा हमें। और साथ ही साथ में हमें उनको ये बताना पड़ेगा कि अगर आपके पास कोई आता है अपनी समस्या लेने के लिए, तो उसको किस तरीके से हैंडल किया जाए। जी तो यहाँ पे जो सेफ्टी टिप्स हैं हम लोग उसके बारे में बात करते हैं, और साथ ही साथ में ट्रेनिंग के जरिए हम उनको एप्लीकेशंस यूज करने का बताते हैं कि किस तरीके से करें, जहाँ पे हम लोग लोगों तक पहुंचे। वो यहाँ पे ये है कि हम लोग पेरेंट्स, माता पिता और बच्चों को जो है एक साथ बिठा के पहले उनसे जाने की उनकी क्या समस्याएं आती हैं। फ्रॉड कॉल्स आती हैं, तो फ्रॉड कॉल्स करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कोई आपसे ओटीपी मांगता है तो आपको क्या करना चाहिए, पर्सनल इंफॉर्मेशन हमें कहीं ओपन स्पेस में नहीं देनी चाहिए, कोई भी कॉल पे बिलीव नहीं करना चाहिए, ठीक है, उसको वेरीफाई करना चाहिए। तो अगर हम बच्चों को ट्रेन कर देंगे कि अगर आपके पास कोई फोन आया है और आपसे कोई ओटीपी मांग रहा है तो मत दीजिए। ओटीपी फोन पे नहीं दे सकते, ओटीपी ऐसा पासवर्ड है जो कि सिर्फ आप ही यूज कर सकते हैं। कोई बैंक वाला फोन करके बोलता है अपना ओटीपी दीजिए, आपको नहीं देना चाहिए। तो ये बेसिक डिजिटल लिटरेसी जो है वो हमें गांव गांव तक पहुंचानी होगी, ताकि एटलीस्ट जो स्कैम्स बढ़ रहे हैं, मैं ये नहीं करी कि गांव गांव में ही हो रहे हैं, इवन शहरों में भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं। बिल्कुल। बड़े लोगों के साथ जिनको नहीं पता है, जिनको हम्म डिजिटल डिजिटल लिटरेट नहीं है, वो उन लोग के साथ स्कैम हो जाता है। हम्म अकाउंट्स हैक हो जाते हैं क्योंकि हम लोग पासवर्ड बड़े वीक रखते हैं। तो पासवर्ड कैसे स्ट्रांग बनाएं, पासवर्ड स्ट्रांग बनाना क्यों जरूरी है, ये समझाना। तो ये सब जो मुद्दे हैं, ये जब तक हम नहीं बताएंगे लोगों को कि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन कितनी जरूरी है आज के टाइम में, हम्म, तब तक नहीं समझ में आता कि हम लोग क्या कर रहे हैं। पहले हाथों से खत लिखे जाते थे, आजकल ईमेल जाता मिल है। जाता है। ईमेल में भी लोग, हम जैसे भी लोग चूक जाते हैं, क्योंकि जरा सा एक स्मॉल मिस्टेक होता है और हमें लगता है कि वो ऑथेंटिक ईमेल है। हम्म तो ये जो पहचान करना होता है कि क्या सही है और क्या गलत है, इसको भी समझने के लिए जो है, अगर हम अपनी यंगर जनरेशन को ट्रेन कर देंगे, तो हम्म। मुझे लगता है कि हम बहुत बड़ा स्कैम जो है बचा सकते हैं। और अति जैसे कि इतने ब्लैकमेल के साइबर क्राइम होता है, तो उसके लॉज क्या हैं, और किस तरीके से कितना मदद करता है साइबर क्राइम, किस तरीके से मदद करते हैं? लॉस अभी क्या है, इंडिया में हम लोग का एक पिछले ही साल एक लॉ आया है, डिजिटल प्रोटेक्शन डेटा एक्ट, उसको डीपीडीपी बिल बोलते हैं। और अभी इंडिया में जो है एक डीआईए डिजिटल इंडिया एक्ट बन रहा है, अभी पब्लिक में नहीं है, पर उसका काम ये है कि वो डिजिटल यूजर्स को प्रोटेक्ट करेगा। अभी जो है हमारे पास आईटी एक्ट है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000, जिसमें जो है यूजर को सेफगार्ड किया जाता है। जहाँ पे बच्चे क्राइम करते हैं वहां पे पॉक्सो का एक्ट लगता है। और ये जो तमाम एक्ट्स हैं, इनको मिला के जो है हम लोग अभी सपोर्ट ले रहे हैं। तो ऊपर से जो हमारे सरकार है, उसने साइबर क्राइम पोर्टल खोला है। अगर कोई भी क्राइम होता है ऑनलाइन, फाइनेंशियल हो चाहे वो हरासमेंट का हो, वो पोर्टल के जरिए उसको रजिस्टर कर सकते हैं। और एक नंबर है 1930, जो कि आपके केसेस को दर्ज कर सकता है। तो सरकार भी अपने इनिशिएटिव चला रही है, और हम जैसी संस्थाएं जो है, हम लोग भी कैंपेन्स चलाते हैं ताकि हम लोग जागरूकता लोगों में फैला सकें। तो ये सब कुछ जरिए हैं जिस तरीके से हम लोग स्कैम्स को बचा सकते हैं। साइबर स्कैम को रोकने के लिए सरकार के पास भी जा सकते हैं, और जो अन्य संस्थाएं हैं उनके पास भी जा सकते बिल्कुल। थैंक यू सो मच इतना सारा इंफॉर्मेशन देने के लिए। और सच में सोशल मीडिया मैटर्स बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और इतने सारे सेशन के जरिए अवेयरनेस फैला रही है। तो उम्मीद है कि दर्शकों को सुन करके वो कुछ अप्लाई करेंगे, वो सीखेंगे कि कैसे जब इन सब चीजों से, अगर इन घटनाओं समस्याओं से वो उलझते हैं, सोचते हैं, तो कैसे वो सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दी इतना समय देने के लिए, और इतनी अच्छी बातों को जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो मच। हैं। थैंक यू आरती, थैंक यू सो मच।